Hello students. So in this video we are going to learn about the concept of resonance energy. यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज उसका डेफिनेशन ये सीखेंगे, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में उसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है ये सीखेंगे. ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री एक टॉपिक होता है विच इज इन थर्मोडायनेमिक्स. वहां पर हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करना भी देखते हैं, बट चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी. तो देखो, ये बात हम सभी को मालूम है दैट द हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं. लेट्स से हम लोग एसीटेट अनायन ले लें, CH3C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O-, और हम लोगों को ये बात मालूम है कि इस एसीटेट अनायन में रेजोनेंस होता है. पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है यहाँ पे. इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं O-, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा. ठीक है. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये कैसे बना. ये पाई कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया. तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, लेट अस कॉल इट A, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, लेट अस कॉल इट B. ठीक है. लेकिन हमें मालूम है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है. एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, और हाइब्रिड इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं. तो जो एक्चुअल हाइब्रिड है एसीटेट अनायन का वो कुछ इस प्रकार से होगा. नाउ दिस हाइब्रिड will always be more stable than any of these resonating structures. जो भी resonating structures हैं उनकी तुलना में हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, और जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. तो अगर इन चीजों को हम लोग एक एनर्जी के डायग्राम पर प्लॉट करें, तो लेट्स से हमने y एक्सिस पर एनर्जी लिया है और हम बस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स की. तो A और B जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे आर आइडेंटिकल. तो ये दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो ये दोनों तो एनर्जी के लेवल पर सेम ही रहेंगे. ठीक है. यहाँ पर कहीं A रहेगा और यहाँ पर B रहेगा, राइट. और दोनों सेम है क्योंकि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए एनर्जी इनकी सेम रहेगी. अलग अलग होते तो अलग अलग होता. और हाइब्रिड को एक बार के लिए अगर हम लोग C बोल दें, तो जो हाइब्रिड है वो इन सब से एनर्जी के मामले में कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. तो C कहीं एनर्जी के डायग्राम पर यहाँ पे रहेगा. तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा E को हम लोग लिख रहे हैं EC, दैट इज एनर्जी ऑफ हाइब्रिड माइनस द एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मॉड वैल्यू. We are just interested in the mod value. ठीक है. तो हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं द रेजोनेंस एनर्जी. तो यहाँ पर डेल्टा E क्या हो गया? डेल्टा E हो गया द रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है. अच्छा, अब आपके मन में एक थॉट ये नेचुरली यहाँ पर आना चाहिए फॉर श्योर कि सर अभी तो आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे A और B, ये दोनों आइडेंटिकल थे. ठीक है. तो इसलिए आपने इनको एनर्जी के डायग्राम पर सेम जगह पर बनाया. मान लीजिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल ना बने, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं बनते हैं. तो वैसे केस में तो ये A और B सेम लेवल पे नहीं रहेंगे, कोई एक ऊपर रहेगा कोई एक नीचे रहेगा. तो ऐसे केस में हम लोग किसके साथ डिफरेंस लेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग डिफरेंस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ लेते हैं, और यही डेफिनेशन होती है रेजोनेंस एनर्जी की, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखने जा रहा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल resonating structure and the resonance hybrid. उस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग रेजोनेटिंग एनर्जी कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी. And over here we will just be focused with the comparison of resonance energy
कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज डिस्कस्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री। तो जैसे एक आध एग्जांपल लेते हैं अनइक्विवेलेंट नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक मॉलिक्यूल है CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा हुआ है H, ठीक है। लेट अस कॉल दिस स्ट्रक्चर एज A। इसमें रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस है। एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं जिसमें ऑक्सीजन वाला पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रक्चर बी। बट द ओवरऑल हाइब्रिड जो होगा वो इन दोनों का एक एवरेज होगा। तो हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर लगा हुआ है H, और इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा माइनस, और इसको नाम दे देते हैं C, ठीक है। नाउ अगर मैं इन सबको एनर्जी के डायग्राम्स पर अगर प्लॉट करूं तो A और B इस बार आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ऑब्वियसली B जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रीजंस डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन पे है, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो B ज्यादा स्टेबल है। तो एनर्जी के डायग्राम पर A की स्टेबिलिटी सबसे कम है तो A सबसे ऊपर होगा। यहां पर हम लोगों ने Y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ली है, A सबसे ऊपर होगा, उससे नीचे कुछ होगा B, और सबसे नीचे सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, वो होगी C की, क्योंकि वो हाइब्रिड है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग A के साथ डिफरेंस लेंगे या B के साथ। तो ऐसे केस में हम लोग डिफरेंस लेते हैं विथ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन होगी, डेल्टा E will be equals to mod of energy of C minus energy of B, which is the most stable resonating structure, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमें सोचना होता है। मूल मंत्र तो ये है कि जितना इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा हो उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ये एक बेसिक सम है। बट अलग अलग केसेस में कैसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने प्लेस किए जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सब को हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स के फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बट द बेसिक मूल मंत्र, फंडामेंटल प्रिंसिपल इज जितना अच्छा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर, जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, वो होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो दो तीन मॉलिक्यूल्स आपको अगर दिए हुए हैं और उनमें आपको रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है, तो सबसे पहले आप उनमें एरोमेटिसिटी चेक कर लो, ये सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो एरोमेटिक अगर है तो एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगी। एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, और नॉन एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी किससे, एंटी एरोमेटिक सिस्टम से, ठीक है। तो ये सबसे पहला और डोमिनेटिंग फैक्टर है। जैसे लेट से अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि आपको दिया हुआ है एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इसमें कोई एक ग्रुप लगा है ऐसे, और दूसरा एग्जांपल आपको दिया जाए कि ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, राइट। सो दिस इज मॉलिक्यूल ए एंड दिस इज मॉलिक्यूल बी। आपको कंपेयर करना है इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड, है ना, और हमेशा मैग्नीट्यूड ही कंपेयर हमको करना है। ये दिमाग फालतू का कंफ्यूजन मैथ्स में मत आने देना, मैथ्स वाला थॉट कि सर नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये सब बकवास केमिस्ट्री में नहीं होती है। तो वी आर जस्ट सपोज टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, साफ साफ आपको एक एरोमेटिक रिंग नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये रिंग में कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक सिस्टम की रेजोनेंस एनर्जी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है। दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल लेट्स कॉल इट एग्जाम्पल बी। एग्जाम्पल बी में आपको कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं। एक स्पीसीज दिया हुआ है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन, ठीक है। दूसरा स्पीसी आपको दिया हुआ है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, पाई बॉन्ड है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। और तीसरा स्पीसी आपको दिया हुआ है 3 मेंबर्ड रिंग है, पाई बॉन्ड है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, राइट। एंड क्या करना है आपको, हमेशा की तरह आपको रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पर कंपेयर करनी है। तो आइए, अब ये बहुत ही स्ट्रेट डायरेक्ट केस है। यहाँ पर गौर से देखिए, दिस इज एन एरोमेटिक सिस्टम विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अ नॉन एरोमेटिक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp3 है, प्लेनर नहीं है। एंड दिस इज एन एंटी एरोमेटिक सिस्टम, हाईली अनस्टेबल। तो एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर नॉन एरोमेटिक में, एंड देन इट विल बी इन एंटी एरोमेटिक। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो सबसे पहले हमको उसे चेक कर लेना होता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है इक्विवेलेंट आरएस वर्सेस नॉन इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है। ये भी एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। किसी मॉलिक्यूल में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक मॉलिक्यूल दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, एसीटेट अनायन दिया गया, और दूसरा अनायन दिया गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। दिस इज ऑक्सीजन एटम। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में मुझे कंपेयर करना है रेजोनेंस एनर्जी। तो गौर से देखिए इस मॉलिक्यूल को, यहां पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। और यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इस स्ट्रक्चर में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस केस में नॉन आइडेंटिकल आरएस बनने वाले हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल आरएस जब बनते हैं तो वहां पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप खुद लॉजिकली सोचो ऐसा क्यों। भाई जब स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, उनकी एनर्जी सेम है, तो वो दोनों हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अगर आप इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके और इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करके रेजोनेंस कराना चाहोगे तो ये मॉलिक्यूल अपोज नहीं करेगा, ठीक है। इसमें ये कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा, क्योंकि दूसरे स्ट्रक्चर में भी जा रहे हो वो इक्वली ही स्टेबल है, वो भी इक्वली स्टेबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बोल लो या जो प्रॉपर रेजोनेंस है, बहुत अच्छे से इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर ज्यादा होता है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में, जो कि नॉन आइडेंटिकल आरएस वाला केस है, उसका जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है हम वो बनाएं, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और इससे आप अगर रेजोनेंस करा के दूसरे वाले स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश करोगे तो ये मॉलिक्यूल रेजिस्ट करेगा, क्योंकि आप इसे कम स्टेबल की तरफ ले जाओगे, ठीक है। तो जहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वहां पे बहुत प्रॉपर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, या रेजोनेंस की पावर बढ़ जाती है, ऐसे समझो आप, ठीक है। और जहां पर नॉन आइडेंटिकल है वहां पर भी हो रहा है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है, तो इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी आइडेंटिकल वाले की, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए और लिया जाए यहीं पर, लेट्स कॉल इट एग्जांपल बी। तो एग्जांपल बी है कि मान लो मुझे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है बेंजीन रिंग, और दूसरा मॉलिक्यूल मुझे दिया हुआ है पायरोल, ठीक है। पायरोल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं पहले से। तो दूसरा मॉलिक्यूल पायरोल दिया हुआ है, राइट। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बेंजीन भी एरोमेटिक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ पायरोल भी एरोमेटिक है। लेकिन बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे दे विल बी आइडेंटिकल। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के बनाओगे एंड दे विल बी आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन पायरोल में ऐसा नहीं होगा। पायरोल का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो एक स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखाता हूं, ठीक है। पहले हमने बनाया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, और ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई में।
तो पायरोल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। आप आगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। नेक्स्ट में आप क्या करो कि इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर दो और इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो। फिर इसी तरह से आप इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करो, इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करो। वो आप सोच सोच के बना सकते हो, ठीक है। बट मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि पायरोल भी एरोमेटिक था, लेकिन उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे दे वर नॉन आइडेंटिकल, राइट। तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा फैक्टर आता है जब ये दोनों फैक्टर्स से बात नहीं बन पाए, एरोमेटिक और आइडेंटिकल वाले से बात नहीं बन पाए, तो तीसरा फैक्टर आता है द नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। उसके बेसिस पर भी हमें चेक करना होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग, जितने ज्यादा एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो जैसे जैसे द नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे वैसे जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा फॉर द सिंपल रीजन, ठीक है। जैसे लेट से एक एग्जाम्पल छोटा सा हम लोग यहाँ पे ले, मान लो मेरे पास एक कटायन है 3 मेंबर्ड रिंग, इसमें है पाई बॉन्ड और यहाँ पर है प्लस चार्ज, और दूसरा कटायन है ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन जिसमें 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। तो पाई सिग्मा पाई और यहाँ पर है प्लस चार्ज। इस कार्बोकटायन के बारे में पहले मैंने बताया। तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है। इसमें भी सारे आइडेंटिकल आरएस बनेंगे, इसमें भी सारे आइडेंटिकल आरएस बनेंगे। तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लस चार्ज है वो 7 कार्बन एटम्स पर डिस्पर्स होगा। आप बना बना के देख लो, है ना। जैसे इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 5 बोलो, 4 5 6 और 7, ठीक है। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चालू करो, पाई को इधर शिफ्ट कराओगे 3 पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर इसको इधर शिफ्ट कराओगे 5 पे आ जाएगा, फिर इसको इधर शिफ्ट कराओगे 7 पे आ जाएगा, फिर यहाँ पाई बॉन्ड आ चुका था उसको शिफ्ट कराओगे 2 पे आ जाएगा। तो ज्यादा एटम, 7 एटम्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, और यहाँ पर 3 ही एटम्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर हो गया कि सबसे पहले हमने देखा एरोमेटिसिटी, दूसरा हमने देखा आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, और तीसरा हम देख रहे हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। जितने ज्यादा एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। जैसे एक इलस्ट्रेशन आपको और कराते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि आपको दिया गया है, एक सिस्टम दिया हुआ है ये, राइट, और दूसरा सिस्टम आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अब बताइए भाई इसमें क्या होगा, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5 एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। ये पाई इधर शिफ्ट करेगा, इधर प्लस आएगा, फिर ये पाई शिफ्ट करेगा, इधर प्लस आएगा। तो ज्यादा ओवरऑल सिस्टम में ज्यादा पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह डिलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ये और ये एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इस पाई को इधर शिफ्ट कराओ, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो जितने ज्यादा एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं सबसे ज्यादा। तो कुछ क्वेश्चंस पहले इन पे हम लोग इलस्ट्रेशंस लेते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल है, लेट्स से नंबर 1, SO4 2- SO4 2-, ठीक है, सल्फेट अनायन, और दूसरा है SO3 2-, ठीक है, SO3 2-, SO3 2- will be, तो SO3 2- ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- एंड सिंगल बॉन्ड O-। सल्फर पर एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है, ठीक है। दूसरा एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं यहीं पर।
अगला इलस्ट्रेशन है, हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दिस इज फ्यूरान। ठीक है, इसका नाम भी मैंने आपको बताया था एरोमेटिसिटी डिस्कस करते समय। तो एक मॉलिक्यूल हमें फ्यूरान दिया है और दूसरा मॉलिक्यूल हम लोगों को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में भी हम लोगों को रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। तीसरा एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है पेरिडीन, ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। पेरिडीन क्या होता है आप जानते हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है पायरोल। ठीक है, तो ये तीन इलस्ट्रेशंस है, दिस इज पायरोल, ये है पेरिडीन। हमें कंपेयर करना है रेजोनेंस एनर्जी। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर भी आइडेंटिकल एरोमेटिसिटी की तो बात होगी नहीं क्योंकि साइक्लिक तो है नहीं। यहाँ पर भी आइडेंटिकल आरएस बनेंगे, यहाँ पर भी आइडेंटिकल आरएस बनेंगे, दोनों में आइडेंटिकल आरएस बनेंगे। ठीक है, जैसे इस पाई को इधर ले जाओ, इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट करा दो। ठीक है, बट यहाँ पर ज्यादा एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा बनेंगे, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे हमने सोचा, ये हमने सोचा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, फ्यूरान वर्सेस दिस मॉलिक्यूल। तो फ्यूरान एक कैसा मॉलिक्यूल है? फ्यूरान है एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एंड ये मॉलिक्यूल एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगी। अगला इलस्ट्रेशन, दिस इज पेरिडीन, कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरिडीन, एंड दिस इज पायरोल। ठीक है, तो पेरिडीन और पायरोल में हमको कंपेयर करना है रेजोनेंस एनर्जी। तो दोनों ही एरोमेटिक हैं, लेकिन पेरिडीन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है, पहले बता चुका हूं। यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो पेरिडीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पायरोल। ठीक है, फोर्थ फैक्टर की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक नेक्स्ट स्लाइड उठाते हैं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो नई चीज आने जा रही है। फोर्थ फैक्टर होता है एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन मतलब तो आप जानते हैं कि रेजोनेंस होना, पैरेलल p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल सिस्टम होना। यहां पर हम लोग एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में समझने जा रहे हैं। जैसे आप सपोज करो कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल आप मान लीजिए हमारे पास है ये, राइट, और दूसरा सिस्टम हम लोग बना लें, दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास ये। ठीक है, तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखिए क्या डिफरेंस है। इन दोनों की हमें रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है, तो इन दोनों में जो रेजोनेंस का फॉर्म है, जो रेजोनेंस का फॉर्मेट है, वो अलग अलग है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है बेसिकली कि अगर तुम मॉलिक्यूल ए इसको बोल देते हैं, मॉलिक्यूल ए में अगर तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, तो लेट्स से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो पाई पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस हमें दिख रहा है। इस पाई को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ले जाएंगे और ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे पाई में। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पर आया पाई और इधर आ गया प्लस चार्ज, और इधर पाई तो प्रेजेंट है पहले से। ठीक है, तो ये हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, बट अब आगे जाकर के ये रेजोनेंस रुक जाएगा, अब ये फर्दर रेजोनेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तुम इस मॉलिक्यूल बी के बारे में बात करो, तो मॉलिक्यूल बी में जरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, तो फिर से उसी तरह का रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई वाला। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा पाई और यहां पर आएगा प्लस, और ये पाई प्रेजेंट है। और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप आगे का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? O माइनस, ये पाई यहां पर प्रेजेंट है, और जो प्लस वाला पाई बॉन्ड है वो इधर, जो पाई बॉन्ड प्लस के बगल में वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे एक पाई आ जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहां पर ये एटम नंबर्स 1, 2,
3, 4, 5 एंड 6, ये सारे के सारे एटम्स एक साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं। दिस एंटायर पार्ट, ये पूरा का पूरा एक साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो इस तरह के रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। Such a type of resonance is called as extended conjugation. Whereas on the other hand, इस वाले मॉलिक्यूल को अगर आप एनालाइज करिए तो इसमें 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एटम्स हैं, या तो ये वाला हिस्सा रेजोनेंस में जाएगा, जैसे इधर से तुम रेजोनेंस अगर कराओगे तो यहां पे आकर रुक जाओगे, फर्दर आगे रेजोनेंस नहीं हो सकती है। सिमिलरली तुम इधर से भी सोच सकते थे, अब इधर से जब रेजोनेंस कराओगे तो आप बना के देख सकते हो इस वाले एटम पे आके रुक जाएगा, सेम लॉजिक से, ठीक है। तो या तो इस वाले हिस्से में रेजोनेंस होगा या तो इस वाले हिस्से में रेजोनेंस होगा, ठीक है। एक बार फिर से उसको अलग से बना देते हैं उस मॉलिक्यूल को। अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग एनालाइज करें ध्यान से, तो इसमें क्या होगा कि पूरा हिस्सा, पूरा मॉलिक्यूल का हिस्सा एक साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता, ठीक है। आइदर दिस पार्ट गोज इनटू रेजोनेंस और दिस पार्ट गोज इनटू रेजोनेंस, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। Such a type of conjugation is called as cross conjugation. And खुद लॉजिकली सोच के बताओ ज्यादा इफेक्टिव कौन है, एक्सटेंडेड या क्रॉस? आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सटेंडेड, जब पूरा मॉलिक्यूल एक साथ रेजोनेंस कर रहा है तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग इस पे करें, जैसे लेट से आपको एग्जाम्पल दिया गया, एक ये मॉलिक्यूल दिया गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है पाई और यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं देखने में। हमको क्या करना है, हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। तो आई एम श्योर आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई या तो पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, दिस इज एक्सटेंडेड। और यहाँ पर कैसा कॉन्जुगेशन है, क्रॉस। एक्सटेंडेड ज्यादा बेटर है, तो एक्सटेंडेड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कुछ और इलस्ट्रेशंस अगर हम लोग करें, लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें है ऑक्सीजन का एटम लगा हुआ है, 6 मेंबर्ड रिंग है, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। और दूसरा एक और सिस्टम है, 6 मेंबर्ड रिंग है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, कंप्लीट कर लीजिए, और इसमें पाई बॉन्ड्स इस तरह से प्रेजेंट है। तो आई एम श्योर आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस या तो लेफ्ट हैंड साइड से होगा या तो राइट हैंड साइड से, दोनों में से किसी एक ही साइड से हो पाएगा। यहाँ पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, पूरा का पूरा ये हिस्सा एक साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। सो दिस इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ और एक नेक्स्ट रीजन देखा, नेक्स्ट लॉजिक देखा रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करने का। जो फिफ्थ पॉइंट है रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, द फिफ्थ पॉइंट, वो हम लोग कभी कभी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप के बेसिस पर भी कंपेयर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप के बेसिस पर कैसे कंपेयर हो जाएगा भाई? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप के बेसिस पर जितना इफेक्टिव ओवरलैप होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा। बेसिकली ये प्लस एम टाइप की चीज है, ठीक है। जैसे लेट्स से कि अगर हम लोग बोलें मेरे पास मान लो एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। और दूसरा एक मॉलिक्यूल मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में मुझे रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। तो आई नो कि रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड आ रहा होगा, ठीक है। और वो पाई बॉन्ड बन रहा होगा 2p पाई 3p पाई,
2p और 3p के ओवरलैप से बन रहा होगा। यहां पर भी रेजोनेंस हो सकता है, पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई। लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें पाई बॉन्ड कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आ रहा होगा, और वो पाई बॉन्ड आ रहा होगा 2p पाई एंड 4p पाई के ओवरलैप से। तो 2p और 3p वाला सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा, और 2p और 4p वाला सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा। तो यहां तो बहुत ही बेकार ओवरलैप होगा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप वाला लॉजिक हमें लगाना होता है जब डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे होते हैं, जहां पे साइज एटम्स का चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लोरीन में थोड़ा सा ओवरलैप ज्यादा बेटर है, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा होगा, तो इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। लेट से हम लोगों को कंपेयर करना है, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। लेट से हमको कंपेयर करना है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है, एंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन रिंग पर SH लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हमें रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। तो रेजोनेंस तो दोनों जगह ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा तो सल्फर का लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा। ये वाला ओवरलैप है 2p पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 2p ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, यहाँ पे 2p 3p पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। या लेट्स से तुमको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पे एक X लगा हुआ है, वेयर X डिनोट्स हैलोजन। तो एक बार X है Cl, एक बार X है Br और एक बार X है I। तुमको क्या करना है, तुमको रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे इफेक्टिव ओवरलैप किसमें हो रहा होगा, क्लोरीन में। तो क्लोरीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। बेसिकली जैसे प्लस एम का ऑर्डर सोचते थे वैसे ही सोच लेना है, ठीक है। फिर समटाइम्स वी आर आल्सो आस्क्ड टू कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब हम लोग लगाते हैं, जब एटम्स सेम पीरियड के होते हैं, राइट। ये भी बिल्कुल प्लस एम का ऑर्डर जैसा ही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमको कंपेयर करना होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, जितना अच्छा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। मैं तो अपने दिमाग में ऐसे सोचता हूँ। ये सब नियम कानून वानून कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर लॉजिकली आपको फील आती है बातों की तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब तो क्या है, बस नाम देने के लिए पॉइंट्स में लिख देता हूँ। तो चलो बताओ यहाँ पर कैसे कंपेयर करोगे रेजोनेंस एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूल्स में। तो अब क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस, दोनों में रेजोनेंस हो सकता है। तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में। ये पाई बॉन्ड बनेगा 2p के बीच, क्योंकि दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में। यहाँ भी पाई बॉन्ड बनेगा 2p और 2p के बीच में। तो दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओवरलैप से कंपेयर नहीं कर पाओगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप तो सेम ही है। यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, पीरियड में कौन सी प्रॉपर्टी वेरी करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पर जब रेजोनेंस होगा NH2 वाले केस में तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, और यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको प्लस चार्ज पसंद नहीं आएगा। तो यहां पर ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, इसीलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। और इसीलिए NH2 का प्लस M OH से ज्यादा होता है। ये पॉइंट भी आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। जैसे एक इलस्ट्रेशन अगर हम लोग और करें इसी पर, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इस कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से लगा हुआ है एक बार OH, और फिर हमारे पास एक बार बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से लगा हुआ है NH2, और फिर एक बार बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से लगा हुआ है Cl, एंड वी हैव टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो सब में रेजोनेंस हो सकता है, सभी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस इज पॉसिबल, ठीक है। और सब में रेजोनेंस होगा तो इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा सब में, ठीक है। डबल बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है वो बनेगा 2p पाई 3p पाई, ठीक है। तो ये सबसे बेकार पाई बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी तो इसकी हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों में जो पाई बॉन्ड है वो 2p 2p और इसमें भी 2p 2p ही बनेगा।
लेकिन ये जब रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ये रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको प्लस पसंद नहीं आएगा, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी एनिलीन की होगी, फिर फिनॉल की होगी, और लास्ट में होगी किसकी? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमने रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करने के सभी पॉइंट जो है वो देख लिए। एक बार क्विकली आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये चेक कर लेना है। फिर आपको इक्विवेलेंट आरएस चेक कर लेना है। ठीक है, फिर आपको चेक कर लेना है द नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। ये टाइप के सवाल हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कंपेयर करना होता है एक्सटेंडेड और क्रॉस। एक्सटेंडेड और क्रॉस एक स्पेशल केस है, उसका क्वेश्चन आएगा तो देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात आता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप आपको कब देखना होता है? जब अलग अलग एटम्स डिफरेंट पीरियड्स के हों, एक ग्रुप की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों में हमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप की बात करें तो इन दोनों में हमें अगर रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है तो ना तो इसके आइडेंटिकल आरएस है, दोनों में से किसी के आरएस आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है नहीं, नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस सब सेम है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप देखो तो हर फैक्टर सेम आ रहा है। यहाँ भी 3 एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ भी 3 एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बाकी सभी फैक्टर्स जो है वो सेम है। तो इनमें हम कैसे कंपेयर करेंगे कि जब भी हमें एटम्स एक ग्रुप के दिख रहे हो, है ना, एक ग्रुप के हो, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, उनके पीरियड्स अलग अलग हो, डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हो या अप द ग्रुप आ रहे हो, व्हाटएवर, एक ग्रुप के एटम्स हमें दिख रहे हो, तो वहां पर जो चीज चेंज करती है वो है साइज। ठीक है, तो वहां पर हम लोग साइज के हिसाब से सोच लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप के हिसाब से सोच लेते हैं। लेकिन अगर कभी हमें जो ग्रुप्स दिख रहे हैं वो सेम ही पीरियड के हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू आते हैं, सेम पीरियड के हैं। ठीक है, ये एक ही ग्रुप में नहीं है, ये पीरियड सेम है इनका। ठीक है, अलोंग अ पीरियड आप जा रहे हो, तो वहां पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन कर सकते हैं। एक लास्ट चीज और बचती है छोटी सी, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज फ्राइज रूल। ठीक है, तो फ्राइज रूल के बारे में आपको मैंने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के टाइम ही बताया था। ठीक है, फ्राइज रूल हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा बेंजेनॉइड रिंग्स होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो जैसे लेट से कि कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए नैप्थलीन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल आपको नैप्थलीन दिया हुआ है और दूसरा मॉलिक्यूल आपको एक बाइफिनाइल दिया हुआ है। ठीक है, बाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन रिंग्स इस तरह से जॉइंट हैं। तो इन दोनों में आपको कंपेयर करना है बेटा रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड, किसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो इसमें अगर रेजोनेंस कराओगे तो इसके पाई बॉन्ड्स इसी रिंग में घूमेंगे और इसके पाई बॉन्ड्स इसी रिंग में घूमेंगे। ठीक है, तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हमेशा ये रिंग भी बेंजीन टाइप ही रहेगा और ये रिंग भी हमेशा बेंजीन टाइप रहेगा। लेकिन नैप्थलीन में अगर तुम दिस इज नैप्थलीन है ना, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज अ बाइफिनाइल, दिस इज अ बाइफिनाइल। तो अगर नैप्थलीन में तुम पाई बॉन्ड्स को घुमाओगे, पाई बॉन्ड्स को रोटेट कराओगे, तो आई एम श्योर तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि एक स्ट्रक्चर उसमें एक रिंग जो है वो हो जाएगा अभी नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, तो इसका अगर पाई बॉन्ड को नचा दो तो ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, किसका, नैप्थलीन का आरएस बना। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में तो ये दोनों रिंग बेंजेनॉइड है, लेकिन इसमें इस स्ट्रक्चर में केवल ये वाला रिंग बेंजेनॉइड है, बेंजीन जैसा है, ये वाला रिंग बेंजीन जैसा नहीं है। लेकिन इस बाइफिनाइल के तुम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें सभी रिंग्स हमेशा बेंजेनॉइड्स यानी कि बेंजीन जैसे होंगे। ठीक है, और जितने बेंजीन जैसे रिंग होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतना इफेक्टिव रेजोनेंस होता है और उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्राइज रूल इस मॉलिक्यूल की बाइफिनाइल की रेजोनेंस एनर्जी नैप्थलीन से ज्यादा होगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होता है
between anthracene and phenanthrene. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एंथ्रासीन एंड फिनैंथ्रीन. तो एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं एक बार जल्दी से, फटाफट से सब लोग इसे बनाइए. एंड एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल ये होता है, दिस इज एंथ्रासीन. 3 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, बेंजीन टाइप के लग रहे हैं. और फिनैंथ्रीन इसी का भाई होता है, लेकिन फिनैंथ्रीन में जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो यहाँ ऊपर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो अब जरा इनके स्ट्रक्चर देखो, बना देते हैं. पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया एंथ्रासीन एंड दिस मॉलिक्यूल इज फिनैंथ्रीन. तुम्हें बताना है कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, विच विल हैव अ हायर रेजोनेंस एनर्जी. चलो सोचो फटाफट से जल्दी से. तो एंथ्रासीन को एनालाइज करो. एंथ्रासीन में ये रिंग बेंजीन जैसा है. इस पाई बॉन्ड को तुम इधर भी गिन सकते हो, इधर भी गिन सकते हो. ठीक है, तो ये रिंग बेंजीन जैसा है, ये रिंग भी बेंजीन जैसा है, किंतु ये रिंग बेंजीन जैसा नहीं है, नॉन बेंजेनॉइड. दीज टू रिंग्स आर बेंजेनॉइड्स, बेंजीन जैसा. फिनैंथ्रीन में ये रिंग बेंजीन जैसा लग रहा है. इस पाई बॉन्ड को इधर भी सोच सकते हो, ये रिंग भी बेंजीन जैसा लग रहा है. इस पाई बॉन्ड को इधर भी सोच सकते हो, ये रिंग भी बेंजीन जैसा लग रहा है. तो फिनैंथ्रीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है एंथ्रासीन से. ये हमने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्राइज रूल, जो बोलता है जितने ज्यादा बेंजीन जैसे रिंग्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. सो दैट कंप्लीट्स आवर टॉपिक ऑफ रेजोनेंस एनर्जी. और छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, क्वेश्चन मैंने ज्यादा करवाए हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, बट है बेसिक सी बात. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन.